नहीं है, या तो आप वर्दी पहनिए तब आपको पता चलेगा कि सैनिक क्या चीज़ सहते हैं, या फिर उस सैनिक परिवार के साथ में रहिए या उसमें पैदा हुई तब आपको महसूस होता है। क्योंकि एक सैनिक जब बिछुड़ता है या शहीद होता है तो वो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार टूट जाता है। बहन भाई परिवार, वाइफ लगा लो, माँ बाप लगा लो, एकदम से पूरा परिवार बिखर जाता है। सैनिक अकेला नहीं जाता है जब इस संसार से जाता है तो काफ़ी, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर पार्टी बोलती है मैं ये करूँगी वो करूँगी, कोई नहीं बोलता मेरा देश ये सैनिक हूँ। इस राष्ट्र को जो पहली गोली वो भारतीय सेना के सैनिक खाते हैं, मगर रिबन काटने के लिए में जो गोली खाने वाले हैं उनके लिए कौन पूछने वाला है? आप बताइए, आप सपने हो गए थे, वरना मैं गलवान घाटी के अंदर भी नायक दीपचंद ही होता है। वहाँ पर जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, मगर कर्म हमारे हाथ में। इस राष्ट्र के लिए हमने जन्म लिया है, इस मातृभूमि पर कुछ में राष्ट्रभक्ति करनी है, तो इस राष्ट्र के लिए एक वर्दी पहनी है, सेना में भर्ती जरूर। क्षेत्रवाद के अंदर ही उलझे रहेंगे, मगर सेना में चले जाएगी ना तो मैं से हम हो जाए। नमस्कार, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स की टीम बीकानेर रेलवे स्टेशन पे पहुंची है और हम आज आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं देश के ऐसे वीर सिपाही से जिन्होंने करगिल में दुश्मनों के दांत ही खट्टे नहीं किए, बल्कि अपनी वीरता का जो परिचय दिया उससे पूरा देश अचंभित भी रह गया। कई पदक और कई सम्मान इन्होंने प्राप्त किए हैं। मिलिए आज दीपचंद जी से, जो एक छोटे से गांव से 89 में इन्होंने फौज को ज्वाइन किया। उसके बाद सर बताएं, अभी 26 जुलाई को जो करगिल विजय दिवस गया है, तो बताएं कि किस तरह का उस समय वहाँ पे माहौल रहा। और सबसे पहले तो सभी को मैं जय हिंद बोलता हूँ, और जो करगिल विजय दिवस की 24 वर्षगांठ थी उसका मुबारकबाद देता हूँ। वो दौर एक अलग था मैम, आज एक दौर अलग है। आज युवा पीढ़ी है उतना समझ नहीं रही है कि हमारे सैनिकों ने कितनी उधर पीड़ा और कितना कष्ट करके वो हम लोगों ने युद्ध लड़ा था। मतलब उसको समझने के लिए मैं पूरे भारतवासियों को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सैनिक की अगर पीड़ा आपने समझनी है, या तो आप वर्दी पहनिए तब आपको पता चलेगा कि सैनिक क्या चीज़ सहते हैं, या फिर उस सैनिक परिवार के साथ में रहिए या उसमें पैदा हुई तब आपको महसूस होता है। क्योंकि एक सैनिक जब बिछुड़ता है या शहीद होता है तो वो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार टूट जाता है। बहन भाई परिवार, वाइफ लगा लो, माँ बाप लगा लो, एकदम से पूरा परिवार बिखर जाता है। सैनिक अकेला नहीं जाता है जब इस संसार से जाता है तो काफ़ी मायूसी देके जाता है। सर, जैसे पूरे देश में आप अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं आपको ये पीड़ा है कि वो समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को कि एक सही शहीद परिवार की क्या पीड़ा होती है। देखो, आज 24 साल बाद भी क्या हुआ है, बदला है तो फोटो सीजन बदला हुआ है। आज आप बताइए, अपने राजस्थान में लगा लो 500, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 532 सैनिक शहीद हुए थे। आज यहाँ पर कितने आदमी खड़े हैं? आप भी मीडिया से एक आदमी का नाम गिना दो, 532 में से एक का भी नाम गिनवा दो आप, तो कहाँ से देशभक्ति पैदा होती है? आप मेरे को बताइए। आज हम खाली डॉक्यूमेंट के अंदर है कि हमारी भारतीय सेना को नमन करो, भारत माता की जय, हम लोग झंडे डंडे लेके पहुंच जाते तब कोई शहीद होता है, मगर सच में जिस परिवार को जब शहादत की या शहीद जरूरत पड़ती है तब कोई नहीं आता है। मतलब, और आजकल एक ट्रेंड नया चल पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूबर ने लाइक कमेंट, वो हमारी वर्दी को वैसे बदनाम करते रहते हैं। हर तीसरी वीडियो फौजियों पर बनाते हैं, मगर उनको ये नहीं पता जिनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं उनके घर पर तो कभी जाके देखो ना। तो मतलब आज देशभक्ति कहाँ चली गई? सिर्फ हम बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया, नेता लोग भी यही कर रहे थे, युवा भी यही करने लग गए हैं, तो इसमें देश की तरफ कौन होगा? और दूसरा ऐसा हो गया कि इतनी पार्टियां बन चुकी हैं, हर आदमी ने एक अपना झंडा ले लिया है। काफ़ी सालों से मेरे बड़ी पीड़ा रहती है कि तिरंगे को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर पार्टी बोलती है मैं ये करूँगी वो करूँगी, कोई नहीं बोलता मेरा देश ये करेगा। मतलब कहीं ना कहीं वर्तमान जो राजनीति है इसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? वर्तमान क्या मैम, आप बताइए ना, आप क्वेश्चन करिए ना, गांधी को क्यों मारा था? आप देखिए ना, आप खुद सोचिए ना कि क्यों गांधी जी के क्वेश्चन पूछिए आप। हम लोगों ने क्यों, हम लोगों ने अपने जितने भी महापुरुष थे क्यों फांसी तोड़ा गया था? नेताजी अपने इसको शहीद आजम भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, ये क्वेश्चन आम जनता ने पूछने चाहिए कि भाई क्यों ऐसा नौबत आई थी, इन युवाओं को फांसी पर लटका दिया गया था। आज भी क्या हो रहा है, आज क्या बदलाव हो रहा है, समझा? आप मेरे को बताइए। मैं एक सैनिक हूँ, इस राष्ट्र को जो पहली गोली वो भारतीय सेना के सैनिक खाते हैं, मगर रिबन काटने के लिए कौन आता है? आप लोग खुद अपने आप से पूछिए ना। आज यही लगा लो, कोई नेता अभिनेता आता तो यहाँ DRM तक पहुँचते कि साहब ये था वो था। चापलूसी कितनी हो चुकी बताओ, नहीं पहुँच रहे तो। और आज जो रियलिटी में जो गोली खाने वाले हैं उनके लिए कौन पूछने वाला है? आप बताइए, आप अपने अंदर आत्मा से पूछिए। हमें सिर्फ सम्मान चाहिए। जो सैनिक, हम लोगों के पास में कितना बड़ा बड़ा चार्ज रहता है, एक चार्टर प्लेन रहता है, हमारे पास करोड़ों की तोहफे रहती हैं, मगर वही सैनिक जब यहाँ पर रिटायरमेंट होकर आ जाता है कि नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। हम लोग नेताओं की तरह तो है नहीं कि हम लोग अपना बेखान हर जगह पीठ पर लिखा के घूमे जी हमने ये किया वो किया। नहीं, हमने जो किया इस राष्ट्र के लिए किया है, क्योंकि बलिदान शब्द जो लिखता है हम लोगों के ऊपर लिखा जाता है। और हमें इस चीज़ का पीड़ा भी नहीं है और खुशी है
कि हम कम से कम इस राष्ट्र के काम आए। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था आपके एक इंटरव्यू में कि आप चाहते हैं कि अब हर जन्म में सैनिक ही बने। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मेरे को चोट लगी थी और इसके कारण मेरे अधूरे सपने हो गए थे, वरना मैं गलवान घाटी के अंदर भी नायक दीपचंद ही होता वहाँ पर, जैसे हमने कारगिल के अंदर रहा था। कारगिल में उस समय जैसे क्या रहा था, किस तरह का जज्बा था? हम लोग जज्बा, अंडर 25 ईयर्स फौज थी मेरी, बटालियन 1889 उस टाइम लाइट रेजिमेंट थी हमारे पास। 120 AM50 मोटर होती थी, 3 पार्ट में खोल करके हम उसको ऊपर चढ़ाते थे, कभी 16,000, कभी 15,000, कभी 18,000 उसके ऊपर पहाड़ियों पर लेके जाते थे। अम्यूनिशन उठाना है, उसके बाद में तोप को चढ़ाना है, बड़ा कष्टदायी था। रात को ही हम लोग लड़ाई लड़ते थे, कोई बंकर नहीं बने होते थे वहाँ पर, क्योंकि दिन में हम लोग छुप के रहते थे, अम्यूनिशन वगैरह तैयारी करते थे और रात को वहाँ पर लड़ाई लड़ते थे। कभी 10 बजे अनजान एरिया था, जवानों के पास जो ड्रेसें पहन रखी थी वो जूते तक फट चुके थे, इतना मौसम की मार थी। एक ऊपर से हमारे लिए अनजान एरिया था क्योंकि हम तो नीचे से गए हुए थे, मगर फिर भी एक चीज़ थी जो था हमारे अंदर, वो था जोश। वो हमारे अंदर बहुत भरपूर था और उसी जोश के कारण कहीं हमने ये भी पढ़ा कि आपने फिर भी जब आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, तो आपका जो जवाब है वो बहुत ही मतलब प्रेरणा देने वाला है। ये मैंने बोला था तलोलिंग के ऊपर, तलोलिंग की पहाड़ी पर ही मेरा 42 से जो गोला निकला था वही तलोलिंग के ऊपर हिट हुआ था और उसी डाटे से हम लोगों ने तलोलिंग के ऊपर विजय हासिल की थी। मेरे लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए बहुत प्राउड की बात थी। और तलोलिंग पर ही मैंने बोला था कि साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्यूनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि राशन के बिना हम रह सकते थे। पार्ले जी के 2-2 रुपये वाले जो बिस्कुट आप आज देखते हो, उसको भी खाने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम था, बाद में परिवार आता है, हमारा खाना पीना बाद में आता है, क्योंकि हमने जो वर्दी पहनी है इस राष्ट्र के लिए पहनी है, इसलिए हमारे पीछे बलिदान सब लगता है। मैम, तो सर ने ये जवाब दिया था कि राशन मिले या नहीं मिले, तोप और गोलियां मिलनी चाहिए। बहुत ही आज की जो युवा पीढ़ी है ये सुन कर के भी शायद उनकी रगों में है वो रक्त बहता होगा, जो शहीद परिवारों के लिए है, इसके लिए शायद आप काम कर रहे हैं। हाँ मैम, मैं आज भी जो मेरे जैसे दिव्यांग आदमी हैं जो गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे, उदाहरण के तौर पर अपने भैरव सिंह राठौड़ थे जिनको कोई नहीं पूछता था, मैंने उनको वहाँ नासिक में बुलाया और मैं ढूंढता रहता हूँ किसी अभी मैंने 2-3 स्मारक बनवा दिया है, तिरंगे लगा रहा हूँ मैं। और अभी भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि देश को जुड़ना चाहिए, उन सैनिकों के लिए काम करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ जुड़ के काम करिए। उन जो बेचारों को कम पेंशन मिलती है उनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। कोई ऐसा ट्रस्ट या कुछ आपने बनाया है? मैंने आदर्श सैनिक फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट खोला हुआ है और उसी के माध्यम से मेरा जितना भी कैपेसिटी रहती है मैं हर साल एक स्मारक और एक तिरंगा लगाने की कोशिश करता हूं। और कुछ परिवारों से, आप जैसों के माध्यम से, क्योंकि मेरी खुद की एक कंडीशन है, मगर फिर भी मैं 500 रुपया महीना मेरी पेंशन से भी रखता हूं और बाकी जो भी मुझे सहायता देता है तो काफ़ी परिवारों को मैं, कुछ 10 परिवार हमारे ऐसे हैं पंजाब के अंदर जिनको अभी हमने पेंशन शुरू कराई, उनको पेंशन भी नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको मैक्सिमम 2-2 हज़ार रुपया हर मंथ का पेंशन शुरू कराया आप जैसे आदमियों के थ्रू। तो ये गुमनाम काम करते हैं हम लोग, ये को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है आज भी, और हमने इस संसार में कुछ न कुछ ऐसा करके जाना है कि हमारे जाने के बाद में भी हमारा ये सिलसिला जारी रहे। मतलब बिल्कुल एक फौजी की जो कह सकते हैं कि जिजीविश है वो इनके अंदर हमें नज़र आ रही है। सर, ये जो है आपने दोनों पैर गंवाए, हाथ गंवाए, ये कौन सी घटना थी? मेरे ऑपरेशन पराक्रम के अंदर मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया। सबसे पहले ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, रेजिमेंट के खुफिया विभाग में रहा और 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। उसके बाद तलोलिंग के ऊपर रहे तो पहला गोला दागने वाला मैं ही वो सैनिक था। मेरी बटालियन ने 10,000 गोले टाइगर हिल के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मेरा दोस्त टाइगर हिल के ऊपर ही मेरे इन्हीं हाथों में आखिरी सांस ली थी, मुकेश कुमार। बहुत पीड़ा होती है हम लोगों को कि भाई से बढ़ के दोस्त था मेरा वो, मतलब। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, राजस्थान बॉर्डर पर थे, काम हुआ नहीं हमारा, मतलब लड़ाई लगी नहीं। और मेन लोकेशन जो सिकंदराबाद में लोग आ गए, अनलोडिंग कर रहे थे और अनलोडिंग करते वक्त एक बम ब्लास्ट हुआ जिससे मेरा हाथ उड़ गया और डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए मेरी दोनों टांगें काटनी पड़ी। 5% बचने के मुझे चांस थे। 17 बोतल खून का चढ़ा था। डॉक्टरों ने बोला था कि 72 घंटे बाद इसको बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई और मैं आज आपके सामने हूँ। मतलब सर, जो है ये कि आपने जो झेला, जब आपकी फैमिली को ये बात पता चली तो किस तरह का उनका रिएक्शन रहा? देखो, मेरी वाइफ जब गांव से आए थे, परिवार आया था, तो उनको मैंने बताया नहीं था काफ़ी दिनों तक कि मेरी टांगें भी कटी हुई है, क्योंकि मैं एक तकिया लगा देता था, उनको बोल देता था कि भाई मेरी वाइफ आई तो वहाँ बिठा देना, क्योंकि मेरी 6 फुट से ज़्यादा हाइट थी और एक 22 साल की जो लड़की आती है उसके ऊपर क्या बीतती होगी। यार, मैंने ऐसे फौजी से शादी किया था, आज 6 फुट से 3 फुट हो गया है, तो क्या होगा। मतलब
एक अजीबोगरीब उसके दिमाग में वही बता सकती थी। 1.5 साल का मेरा बड़ा बच्चा था, 3 महीने से मेरी वाइफ फैमिली वे में थी, तो वो तो पीड़ा उसे काफ़ी दिनों तक, मगर मैंने अपनी तरफ से उनको बताने नहीं दिया कि मेरी टांगे भी नहीं है। काफ़ी दिनों बाद उसने पता चला कि भाई मेरी टांगे भी नहीं है, मगर वो दौर में उन्होंने मेरा साथ दिया। और मैंने एक कसम भी खाई थी कि मेरे बच्चे किसी के सामने ये ना बोले कि दीदी, या तो आपको बोले दीदी, या किसी को बोले अंकल मेरे पापा की कंडीशन आप लोगों को तो पता क्या है। मेरी वाइफ किसी को ये ना बोले कि सर आपको तो पता मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है। मैंने उठना है, अपने परिवार के लिए उठना है। और वो सैनिक की क्या जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, देश की रक्षा खाक करेगा। तो मैं पुनः उठा 6 महीने बाद और दोबारा से इन मातृभूमि को नमन किया, क्योंकि 6 महीने बाद इस मातृभूमि पर मेरे दोबारा कदम रखे गए थे। और फिर उस टाइम मैंने कसम क्या आशीर्वाद लिया इस मातृभूमि से कि माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, दोबारा एक ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं दोबारा से खड़ा हो जाऊं। और मुझे एक ऐसा आशीर्वाद मिला, आज भगवान परशुराम की तरह मैं कदम रुक नहीं रहे, हर कदम राष्ट्र को समर्पित है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक फौजी ये कर सकता है, जो वर्दी है शायद उसी की ताकत है जो आज इस तरह भी ये सर जो है संघर्ष अपना कर रहे हैं। सर एक चीज़ और कि श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में जो अभी आपकी राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, उसकी काफ़ी चर्चाएं हैं, तो उस बारे में कुछ आप बताएं। देखो, ये हमारे शहीद परिवार है, ज़्यादातर वही बता सकते हैं। मेरा एक मकसद है कि डूंगरगढ़ ही नहीं, जहाँ पर भी अनदेखी होती, चाहे कोई पार्टी हो, मेरा मकसद यही है कि भाई जो इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे के गया है ना, वहाँ पर राजकारण नहीं होना चाहिए। हम लोग एक परिवार का सदस्य चला गया, उसकी पीड़ा को ना समझते हुए अगर उस परिवार पे हम लोग खर्चा लगा देंगे तो क्या मतलब है, ये मेरे को बताइए आप। आपने राहुल गांधी जी से क्या बात की? नहीं, राहुल गांधी जी देखो, एक सैनिक का जो मेरा सम्मान किया था, उस हिसाब से मेरे को बुलाते हैं जी, कभी कोई प्रॉब्लम होती है बताना है, मेरे बारे में पूछते हैं। और मैंने उनको यही बोला था कि सर देखो, हमने मेरे स्टार्टिंग से ही एक मुद्दा रहता कि सर आज मैं आपके पास बैठा हूँ, कल मेरे बच्चे आपके पास आएंगे जी, मेरा पापा आपके पास में था, तो आप बोलोगे जी स्मारक बना दो, तो वो स्मारक कोई काम के नहीं है जी। आज जिंदा हम लोग हैं, जब किसी शहीद परिवार के हैं, अगर उसके लिए अगर आप कुछ काम कर सको, तो उन्होंने मुझसे यही वादा किया है, दीपचंद जी आप मुझे जो भी बोलेंगे, मुझे इसी बारे में नॉलेज नहीं है, मगर जब भी आप मेरे को जब भी उचित समझे कि कोई सेवा का मौका देंगे, मैं वो काम जरूर करूँगा मतलब। और ये मेरा शहीद परिवारों से भी है, क्योंकि क्या रहता है कि हम सैनिक हैं मैडम, शहीद परिवार भी हमारे परिवार हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि भाई वो भी थोड़ा आगे आएँ और अपना दुविधा बताएं। और जो लोकल अपने MP MLA हैं, उनको भी मैं एक आपके माध्यम से एक सीख देना यही चाहता हूँ कि भाई अपने राजनीति चमकाने के लिए आप लोग शहीद परिवारों का या हमारे सैनिकों का इस्तेमाल मत करो मतलब, क्योंकि राजनीति एक अलग जगह है, हमारा राष्ट्र के प्रति जो योगदान है वो अलग रहना चाहिए मतलब। बिल्कुल, भारतीय सेना का जो सम्मान है, जो एक फौजी का सम्मान है, आम लोगों के मन में भी